स्वागत है आपका हमारे चैनल एपेक्स इंडिया कोचिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं संख्या तथा संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था सीटेट के सिलेबस के बारे में, और जो 15 अंक का सिलेबस था मैथमेटिक्स में उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था पेपर 1 में। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संख्या क्या होता है और संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें आती है, इन चीजों के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि संख्या होता क्या है। हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा संख्या लिखा हुआ सबसे पहले तो संख्या होता क्या है। तो संख्या अंकों से मिलकर बना होता है, मतलब नंबर जो है डिजिट से फॉर्म होता है। और डिजिट होता क्या है? 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर ही संख्या बनता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये संख्या के प्रकार। संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार सबसे बेसिक चीज है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है और इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा संख्या का प्रकार है वो है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो हम लोग जब कोई भी वस्तु, सीधी सी बात है, जब किसी भी वस्तु को हम लोग गिनते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करते हैं। जो 1 से स्टार्ट करते हैं वही क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या है। तो इसका परिभाषा भी देख लीजिए कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी ध्यान दे सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब आपसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है 1 है। और आपसे अगर वही सवाल फिर दूसरे तरह से पूछा जाए कि प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो ये हम लोग नहीं निकाल सकते, ये हमारे लिए असंभव है। इसीलिए कि प्राकृत संख्या अनंत तक जाएगा, 1 से लेकर स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? जब प्राकृत संख्या जो हमने 1 से स्टार्ट किया था, अगर उसमें अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं कितने से स्टार्ट होगा, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, तो ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पर 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? देखो यहाँ डैश डैश मतलब अनंत। तो ये हम लोग ये निर्धारित नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, लेकिन ये हमें जरूर निर्धारित है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो वो है 0। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वह है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। देखिए दोस्तों, जो हमने इससे पहले बात किया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वो सभी चीजें पूर्णांक संख्या में आ जाते हैं। यहाँ सीधे से आपको याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या मतलब कि नेगेटिव नंबर्स एंड धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स तथा शून्य का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पूर्णांक कह देते हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरह से पूर्णांक संख्या को समझ सकते हैं। ये देखिए, इधर जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और इधर क्या है? जितने भी हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। इधर ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है। उसके अलावा 0 क्या है? आपसे ये सीटेट में सवाल पूछे जा सकते हैं, 0 क्या है? ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, या दोनों है, या आपका चौथा सवाल रहेगा ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। तो आप इस ऑप्शन में लगाएंगे ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आपसे कोई भी सवाल कर दे 0 क्या है, तो 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और देखिए, आपको इस क्रम को भी याद रखना है, इधर से बढ़ते क्रम है और इधर से घटते क्रम है। बढ़ते क्रम मीन्स लेफ्ट टू राइट जब भी हम लोग जाएंगे उधर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और राइट टू लेफ्ट जब भी आएंगे तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। आपसे सवाल कर दिया जाए -5 ग्रेटर है कि -2, -5 बड़ा है कि -2, तो आप बताएंगे कि -2 बड़ा है, इसलिए कि -5 के राइट हैंड साइड में -2 है। इसका मतलब ये है कि वो बड़ा ही होगा। ये एरो हमें बताता है कि जब हम इधर जाते हैं तो बढ़ते क्रम में जाते हैं, इसी वजह से -2 बड़ा है। और नेगेटिव नंबर्स में आपको याद रखना है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स में अंक में छोटे होंगे और उनका मान बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर्स में अंक बड़े होंगे तो मान भी बड़े होंगे। नेगेटिव नंबर्स में अंक बड़े होंगे तो उनका मान छोटा होते जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जिसे हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि p और q पूर्णांक हो, मतलब अंश और हर जो है पूर्णांक से बिलोंग होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है। तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। 2/3 मतलब ये दोनों पूर्णांक हैं, -5/9 में दोनों पूर्णांक हैं, 6/11 में दोनों पूर्णांक हैं। -3 भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे कि इसमें तो q के रूप में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लें कि -3 के नीचे पर यहाँ पर -3 के नीचे 1 छिपा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। -5 के नीचे 1 छिपा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। 0 के नीचे भी 1 छिपा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से बहुत ही एग्जाम्पल है दुनिया में। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया अब तक 4 प्रकार की संख्याओं को डिस्कस किया है। वो था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। अब इस पर आधारित कुछ नोट्स हमने लिखा है और इससे सीटेट में सवाल भी बनते हैं और इस पर हम लोग गौर करेंगे। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा गया है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। All the natural numbers are whole number, but it is not necessary that all the whole numbers are natural. इसमें आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या को उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को उस पर नहीं सेट कर सकते हैं। इसे आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं ताकि ये पॉइंट आप कभी ना भूलें। हमने इसके लिए एक सेटअप तैयार किया है, जिसमें 2 डब्बे को लिया है, जिसमें पहला डब्बा है वो है प्राकृत संख्या और दूसरा डिब्बा है हमारे पास, उसमें है पूर्ण संख्या है। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या लिखा हुआ था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। मतलब ये है कि पूर्ण संख्या वाले डब्बे में प्राकृत संख्या आ सकता है। जस्ट इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है, आप उसके आगे का सेंटेंस पर हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये प्राकृत संख्या है, इसके अंदर पूर्ण संख्याएं नहीं आ सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। All the whole numbers are integers, but all the integers are not necessarily whole number. होल नंबर और इंटीजर का हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के डब्बा फिर से देखेंगे। एक है हमारे पास इंटीजर, एक है होल नंबर। पॉइंट था कि सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, मतलब इंटीजर वाले डब्बे में होल नंबर वाले डब्बा आ सकता है। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके आगे का सेंटेंस लिखा था कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या वाले डब्बे के अंदर पूर्णांक संख्या वाला डब्बा नहीं आ सकता है, उसके अंदर नहीं एडजस्ट हो सकता है। इसी प्रकार फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। इसके लिए भी हम लोग डब्बा का इस्तेमाल करेंगे। पहले डब्बे में यहां देख सकते हैं आप परिमेय संख्या, और दूसरे डब्बे में आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या वाले डब्बे में पूर्णांक संख्या एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर बात की जाए, पूर्णांक संख्या वाले डब्बे में परिमेय संख्या एडजस्ट नहीं हो सकता है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसे भी हम लोग डब्बे की सहायता से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग पहले देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल है, इधर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है इसलिए कि सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग,
है ना। यहाँ पर देखें आप 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी देखें 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। मतलब जितने भी इधर प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जितने भी परिमेय संख्या वो प्राकृत के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आइए इसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं, ताकि ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये रहा आपका परिमेय संख्या, और ये रहा आपका प्राकृत संख्या। अब परिमेय संख्या वाले डब्बा के अंदर प्राकृत संख्या को आसानी से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बात करें प्राकृत संख्या वाले डब्बे पर, परिमेय संख्या वाला डब्बा को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसको भी हम लोग समझेंगे एक 2 डब्बे की सहायता से। इसमें आपको मैंने दिखा दिया, इधर है पूर्ण संख्या का डब्बा और इधर है हमारे पास परिमेय संख्या का डब्बा। परिमेय संख्या के अंदर सभी पूर्ण संख्या आ सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या वाले डब्बे के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती है। अब दोस्तों ये कहानी खत्म हो गई। इस 5 पॉइंट्स को हम लोग इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। और उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे, वो है सम संख्या, इवन नंबर्स। जो संख्या है 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर्स। या हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे, यानी जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 2 से लेकर के स्टार्ट हुआ है, और जितने भी संख्या है दुनिया में जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। अब आपसे सवाल किया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो ये निकालना असंभव है हमारे लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विषम संख्या, ऑड नंबर्स। जस्ट सम संख्या के अपोजिट है ये। सम संख्या में हमने कहा था कि ये 2 से पूरा भाग लग सकता है, लेकिन विषम संख्या क्या होगी, 2 से पूरा भाग नहीं लगेगी। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या हम दूसरे शब्द में से कह सकते हैं कि जिन संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जितने भी हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सारे विषम संख्या के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आपसे सवाल किया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब फिर आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। आइए इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है विषम संख्या, जैसे कि 13 का मैंने एग्जांपल लिया है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, जो कि एक विषम संख्या ही है। और यहाँ पर एक सम संख्या का एग्जांपल लिया जो कि 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आया, जो कि एक सम संख्या है। नेक्स्ट संख्या के प्रकार है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। इसे कभी कभार रूढ़ संख्याएं भी ये लिखा रहता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। वह संख्याएं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है, जो एक से पूरा भाग लग जाए और उसके अलावा खुद से ही भाग लगे, और उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भाग ना लगे। इसे हम दूसरे शब्दों से भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और एक से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इधर चलते रहेंगे। आप यहां देखें कि 2 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 1 और 2 ही है। कहने का मतलब गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 है। 5 का गुणनखंड देखा जाए तो 1 और 5 है, गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 है। 19 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 1 और 19 है, गुणनखंड की संख्या सिर्फ 2 है। यहां हमें बात समझ में आ जाती है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें सारे के सारे के 2 ही गुणनखंड हैं। इससे साबित होता है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। तो जहां भी आपको संख्या दिख जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको देखना है कि उनका गुणनखंड कितना है। जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 होगा
वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। दो गुणनखंड का मतलब यह है कि पहला गुणनखंड वो 1 से होगा और दूसरा गुणनखंड खुद उस संख्या से कटेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस पर आधारित सवाल आ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो याद रखना है, बहुत लोग दो को सम संख्या को समझते हैं कि ये भाज्य संख्या होगी, लेकिन ये मानना गलत है, इसलिए कि हमने इससे पीछे देखा कि अभाज्य संख्या दो भी है, क्योंकि दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड है। इसीलिए कभी भी आप ये गलती ना करें दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो दो ही होता है। ये भूल आप कभी ना करें एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपको सीधे से याद रख लेना है, इसलिए कि आप लिखेंगे भी तो वही आपको 15 ही काउंट मिलेगा। इसलिए आप हमेशा के लिए याद रख लें कि 1 से 50 तक अगर आपसे पूछा गया कि कितनी अभाज्य संख्या होती है तो वो 15 होती है। सेम उसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन आप देखें तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इसमें पाएंगे 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 तक होती है। अगर आपसे सवाल किया जाए निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसमें आपका बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। आपने इससे पहले सम संख्या के बारे में पढ़ा है और अभी आपने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। इसमें दोनों टर्म आ गया सम अभाज्य। तो दुनिया में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो कि सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य है, अभाज्य भी संख्या है, वो है दो को मैंने पढ़ा था सम संख्या के भी बारे में, जब मैंने डिस्कस किया था उसमें भी दो के बारे में पढ़ा था, और जब अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किया था तब भी दो के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वह है भाज्य संख्याएं। ये कभी कभार हिंदी में यौगिक संख्याएं भी लिखे रहते हैं। वह संख्याएं जो एक से स्वयं से भाग लगने के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग लग जाए। याद रखना है दोस्तों कि एक से और स्वयं से तो भाग लगेगा ही, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग लग जाए। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई अ नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि डिविजिबल होगा ये एक से और खुद उस नंबर से, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो, जिस तरह से हमने अभाज्य संख्या में डिस्कस किया था कि जिस संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, लेकिन भाज्य संख्या में जस्ट उसके विपरीत है। आपको याद रखना है कि जिन संख्या के एक दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपने देखा कि 2, 3 क्या थे हमारे अभाज्य संख्या थे, इसलिए भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। और 4 देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 ये सारे क्या है भाज्य संख्या है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि 9 तो विषम संख्या है तो भाज्य संख्या कैसे हो गया। ये भाज्य संख्या इसलिए है कि इसमें इसके जो गुणनखंड है वो एक दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए भाज्य संख्या के कैटेगरी में आ गया। अब देखिए 4 का गुणनखंड मैंने निकाल के देखा है 1, 2 और 4, मतलब 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से भी। 20 का गुणनखंड अगर देखें तो 20 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी और 10 से भी। उसके अलावा 20 खुद अपने आप से भी विभाजित होगा। 24 का अगर गुणनखंड देखा जाए 24 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 12 से भी है, 24 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि इसके एक से ज्यादा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 गुणनखंड है, यहाँ पर 6 गुणनखंड है, यहाँ पर 8 गुणनखंड है, एक दो से ज्यादा गुणनखंड इसमें आ चुका है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आप हमेशा के लिए याद रख लें कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जब मैंने इससे पहले डिस्कस किया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों के एग्जांपल में एक को मैंने राइट नहीं किया था, लिखा नहीं था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। मतलब एक का जो गुणनखंड होगा वो दो भी नहीं होगा, दो से ज्यादा भी नहीं होगा, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। इनमें इस नंबर्स में हमको सिर्फ याद रख लेना है जिन संख्या का मौसो एक हो, मीन्स जिनका एचसीएफ एक हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम इसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो।
उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, गुणनखंड मीन्स फैक्टर। जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्याओं के कई युग्मों को लेकर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में रखा है, आप इसे देख सकते हैं। 2 और 5, 4 और 9, 8 और 15, 9 और 17। इसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं। 2 और 5 को मैंने एचसीएफ निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एचसीएफ 1 आया है। जिन नंबर्स का एचसीएफ 1 आ जाए वो सारे नंबर सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। आप ये जहन में रख लें अपने। अगला जो है हमारे पास वो है भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार होते हैं कि आपसे सवाल किया जाए कि 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, या 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, या कितने 10,000 होते हैं, कितने हजार होते हैं, कुछ भी सवाल हो सकते हैं। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सवाल यहाँ पर टॉपिक क्या है, भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये तो जानते ही होंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये इकाई का मतलब 10 पर पावर 0, दाही का मतलब 10 पर पावर 1, सैकड़ा का मतलब 10 पर पावर 2, इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय और भारतीय में क्या फर्क है। यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यहाँ तक तो सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं इकाई, इकाई, दाही, दोनों में दाही है, सैकड़ा इधर भी है, सैकड़ा इधर भी है, हजार यहाँ भी है, हजार यहाँ भी है, 10,000, 10,000 यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 100,000 आ जाता है। यहाँ पर हमारे इंडियन सिस्टम में 100,000 हम नहीं कहते हैं, हम लाख कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम लोग क्या बोल देते हैं, उसके बाद 100,000 बोल देते हैं, 10,000 के बाद। 100,000 के बाद आ जाता है मिलियन, जो इंडियन सिस्टम में वो 10 लाख के बराबर होता है। अब आपसे सवाल यहाँ पर बनता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो वो 10 लाख होते हैं। अब यहाँ पर देख लें, मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। 10 मिलियन हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 करोड़ के बराबर होता है, और 100 मिलियन हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से 10 करोड़ के बराबर होता है। तो आप इस टेबल को अच्छे से जहन में रख लें, तो आपसे कभी ये गलती नहीं होगी। कभी भी आपको कंफर्म करने के लिए, कभी भी आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में कितना नॉलेज रखते हैं, तो इससे सवाल हो सकता है। मिलियन से करोड़, मिलियन से लाख, मिलियन से हजार में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। इसके लिए आप इन दोनों टेबल को अच्छे से याद रख लें, अच्छे से दिमाग में बिठा लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू तथा अंकित मान, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। इस पर एक सवाल मैंने लिया है, इस सवाल से आप समझ सकते हैं स्थानीय मान संख्या इतना में 8 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। तो मैंने सिर्फ एक सवाल लिया है, सवाल तो किसी भी तरह से हो सकता है। एक एग्जांपल से आप समझिए इस बात को कि स्थानीय मान किस तरह से निकालते हैं। मैंने जिस तरह से लिखा था, इंडियन सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम दोनों में लिखा था, जो जिस पोजीशन पर है उस हिसाब से हम उसका, जिस स्थान पर है उस हिसाब से उसका हम लोग मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान मीन्स वो किस स्थान पर है। आप देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 0 हम लोग दे देंगे। 8 के बाद 10 पर पावर 5 मीन्स इतना। अंकित मान मीन्स उसका फेस वैल्यू, मतलब वो खुद संख्या, किसी भी संख्या का अंकित मान वो खुद वही संख्या होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसे बड़े गौर से देख लें। और पिछले सवाल में भी, पिछले साल के सवाल में भी ये पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको हम दिखाएंगे, ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पर, सारे सॉल्व होगा। जैसे कि हमने देखा स्थानीय मान और अंकित मान यहाँ पर निकाल दिए थे, और उसके बाद अंतर क्या होगा ये भी हमने पता कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है विभाज्यता की जांच, चेक फॉर डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिहाज से और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी जरूरत है आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।